नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा है जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं जिनका निकलना अब असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में जो सबसे पहले योद्धा फंसे हैं वो है मौलाना अरशद मदनी। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर खुद को चक्रव्यूह में फंसा लिया है। उन्होंने वंदे मातरम से लेकर एसआईआर पर बयान दिया है, साथ ही अखिलेश यादव का खुलकर समर्थन भी किया है। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले मौलाना अरशद मदनी। बढ़ते दूसरे योद्धा की ओर जो संदिग्ध पाकिस्तानी से जुड़ी है। रायबरेली से ऐसे पाकिस्तानी को पकड़ा गया है जिन्होंने भारतीय नागरिकता लेने की साजिश रची थी, लेकिन योगी पुलिस की सक्रियता ने उनके मंसूबे नाकाम कर दिए। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ और कैसे योगी पुलिस ने इसे खत्म किया, सब कुछ बताएंगे आपको। बढ़ते तीसरे योद्धा की ओर जो है मौलाना तौकीर रजा। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड ने बरेली में अराजकता फैलाने की हर कोशिश की थी, लेकिन जब से मौलाना योगी पुलिस के हाथ लगा है तब से मौलाना के खिलाफ एक्शन पर एक्शन हो रहा है, जिससे अब उसकी हालत खराब हो रही है। तो क्या कुछ एक्शन हुआ है मौलाना के खिलाफ, बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी अपराधी की जिसने सहारनपुर की गलियों में आतंक मचाया था, लेकिन सीएम योगी की पुलिस ने अपराधी के काले कारनामों पर रोक लगा दी है, यानी कि एनकाउंटर एक्शन हुआ है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो मौलाना अरशद मदनी से जुड़ी है। पिछले कुछ दिनों पहले मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया था। मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि मुर्दा कौमों के लिए मुश्किल नहीं होती क्योंकि वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा और हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। यानी मौलाना महमूद मदनी ने उन्हें मुर्दा कौम बोला जो वंदे मातरम कहते हैं, और अब अरशद मदनी ने वंदे मातरम पर कहा है कि वंदे मातरम कविता की कुछ पंक्तियां ऐसे धार्मिक विचारों पर आधारित है जो इस्लामी आस्था के खिलाफ है। खासकर इसके 4 अंतरों में देश को दुर्गा माता जैसी देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी पूजा के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं जो किसी मुसलमान की बुनियादी आस्था के विरुद्ध है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का भी यही स्पष्ट फैसला है कि किसी भी नागरिक को राष्ट्रगान या ऐसा कोई गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके धार्मिक विश्वास के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। और क्या कुछ बोले मौलाना, आप भी सुनिए। जो फिरका परस्त ज़हनियत डरती है, मैं कहता हूं वो एटम बम से इतना नहीं डरती जितना इस्लाम से डरती है। जो कुछ कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, हम उनको सुनते हैं। हम उन्हीं की तरह काम करने लगे। हम मुसलमान हैं, इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते को हम नहीं अपनाएंगे। इस्लाम पर हम जीते हैं, इस्लाम ही पर मरना चाहते हैं। हमारा मजहब प्यार और मोहब्बत का मजहब है। हमारे मजहब से दुनिया डरती है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, हमें बताती है कि ये दहशतगर्दों का मजहब है। मुसलमान को कहते हैं कि मुसलमान गैर मुस्लिम को जीने का हक नहीं देता। इस्लाम की तालीम ये है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। अरशद मदनी के बयान से साफ नजर आता है कि वो खुद भी सोचते हैं कि धर्म के आगे राष्ट्र नहीं हो सकता और दूसरे मुसलमानों को भी यही सिखा रहे हैं। यहां तक कि अरशद मदनी ने एसआईआर पर भी अखिलेश यादव का
समर्थन किया। उनका कहना है कि ऐसा ना हो, योगी सरकार डिटेंशन सेंटर के नाम पर देश के मुसलमानों को भारत से ही बाहर कर दे। यही बात अखिलेश यादव भी कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, डिटेंशन सेंटर से पीडीए के वोटर्स काटे जा रहे हैं। हालांकि सीएम योगी का रुख भी बिल्कुल साफ है कि डिटेंशन सेंटर में सिर्फ घुसपैठियों की पहचान होगी। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी घुसपैठियों का वोट नहीं पड़ने दिया जाए। अब ऐसे में अरशद मदनी के बयान पर क्या माहौल यूपी की सियासत में देखने को मिलता है, ये अभी देखना बाकी है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो संदिग्ध पाकिस्तानियों से जुड़ी है। रायबरेली जिले में घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने की खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 17 जुलाई 2024 को मामले को अपने हाथ में लिया। जांच में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। सलौनी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 52,000 से ज्यादा जाली जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इसमें गुजरात, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मुंबई समेत देश के अलग अलग राज्यों के फर्जी पते इस्तेमाल हुए थे। इन प्रमाण पत्रों के जरिए संदिग्ध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड, वोटर ID और पासपोर्ट बनवाकर भारत में स्थायी रूप से बसाने की योजना थी। 9 दिसंबर को पहले चरण में 558 जाली प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। साजिश का मास्टरमाइंड ग्राम विकास अधिकारी GDO विजय यादव था, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों जिशान खान, सुहेल और रियाज के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों के वीडियो डिस्प्ले ऑपरेटर की ID और पासवर्ड चुराए। इसके बाद काल्पनिक नाम पतों का जन्म प्रमाण पत्र बनाए। उदाहरण के लिए राजस्थान के जोधपुर में ठाकुर वीरेंद्र नगर का पता हैदर नाम के शख्स के नाम पर हुआ। बिहार के गया में मोहम्मद अब्बास अंसारी, झारखंड में सद्दाम हुसैन, मोइन खान, पंजाब के लुधियाना में अली और गुजरात के अहमदाबाद में शेर अली के नाम पर प्रमाण पत्र जारी हुए। जांच में इनमें से एक भी व्यक्ति इन पतों पर नहीं मिला। ज्यादातर आरोपी पाकिस्तानी सीमा से गुजरात, पंजाब, राजस्थान के रास्ते या बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसे थे। इनमें रोहिंग्या घुसपैठिया भी शामिल थे। NIA की त्वरित कार्रवाई में ये साजिश नाकाम हो गई, लेकिन ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। बॉर्डर पर घुसपैठ, जाली दस्तावेज और अंतरराज्यीय नेटवर्क को अब और सख्ती से रोका जाना जरूरी है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो बरेली से जुड़ी है। बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद भड़के बड़े बवाल के मुख्य आरोपी IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत मंगलवार को एक बार फिर 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। CJM कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद यह आदेश दिया। अब अगली तारीख 22 दिसंबर की है। 26 सितंबर से ही वो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। इस मामले में अब तक 87 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और योगी सरकार ने दंगाइयों की 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त या बुलडोजर से ढहा दी है। बवाल की शुरुआत आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाने से हुई थी। तौकीर रजा ने नमाज से पहले वीडियो जारी कर इस्लामिया मैदान पर भारी भीड़ जुटाने की धमकी दी थी। नवरात्रि उर्स के चलते धारा 163 लागू थी, फिर भी हजारों लोग सड़क पर उतर आए। खलील तिराहे से शुरू हुआ पथराव कोतवाली SP सिटी ऑफिस, नोमहला, श्यामगंज तक फैल गया। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए, दर्जनों जवान घायल हुए। पुलिस के मुताबिक तौकीर रजा ने ही हिंसा की पूरी साजिश रची। उनके खिलाफ दंगा, उकसावा, हत्या की कोशिश समेत 10 मुकदमे दर्ज है। उनके करीबियों डॉक्टर नाफीस, SP काउंसलर ओमान रजा, सरफराज बली, मोहम्मद आरिफ आदि की करोड़ों की अवैध संपत्तियां कुर्क या ध्वस्त की जा चुकी है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद तौकीर रजा की हिरासत बार बार बढ़ रही है। राजनीतिक दलों में भी बयानबाजी तेज है। सपा इसे सांप्रदायिक साजिश बता रही है तो भाजपा इसे कानून व्यवस्था पर हमला बता रही है। योगी सरकार का साफ संदेश है कि दंगाई चाहे किसी भी समुदाय के हो, बख्शा नहीं जाएगा। बरेली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि छोटी सी चिंगारी कितनी जल्दी पूरे शहर को आग लगा सकती है।
चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी एनकाउंटर एक्शन की। सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस चेकिंग के दौरान अचानक फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी बिना नंबर की बाइक पर एक संदिग्ध युवक आता दिखा। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन युवक रुकने के बजाय तेजी से बाइक मोड़कर शमशान घाट की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। तेज रफ्तार में भागते समय उसकी बाइक फिसल गई और वो गिर पड़ा। पुलिस जैसे ही करीब पहुंची, युवक ने खुद को बचाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इसमें उस युवक के पैर में गोली लग गई और वो जमीन पर गिरकर घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को गिरफ्तार किया, जो नुक्कड़ के मोहल्ला बाजरान का रहने वाला था। जांच में पता चला कि अजीम 15,000 रुपए का इनामी बदमाश है और चोरी के कई मामले में लंबे समय से वांछित चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, बिना नंबर की बाइक और चोरी किए गए जेवरात बरामद किए हैं। यह भी सामने आया कि मिले हुए जेवरात हाल ही में हुई चोरी की वारदात से जुड़े हैं। योगी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना चारों तरफ हो रही है और पुलिस का रुख बिल्कुल साफ है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसे एक्शन होते रहेंगे। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।